अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह है और आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो नेट ऑपरेटिंग इनकम के बारे में है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेट इनकम अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर और उसमें हमने कंक्लूड किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म के साथ डेफिनेटली एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर हम डेट फाइनेंसिंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वहाँ पे रिड्यूस होगी। आज हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को डिस्कस करेंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द नेट इनकम अप्रोच। According to the net operating income approach, the market value of the firm depends upon the net operating profits and the overall cost of capital, that is WACC। किसी भी फर्म की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। द फाइनेंसिंग मिक्स और द कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट एंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म पे कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई अफेक्ट नहीं होता। द रीजन इज दैट एनी बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ चीपर डेट विल बी ऑफसेट बाय अ हायर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम डेट फाइनेंसिंग को ज्यादा यूज करते हैं तो उससे बिजनेस का रिस्क भी इंक्रीज होगा और अगर बिजनेस रिस्क इंक्रीज होगा तो इक्विटी होल्डर्स ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे। इसलिए डेट फाइनेंसिंग से जो हमें बेनिफिट होंगे वो ऑफसेट हो जाएंगे इक्विटी की हायर कॉस्ट के साथ। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फाइनेंस की हर थ्योरी के बिहाइंड कुछ अजम्पशंस हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की भी कुछ अजम्पशंस हैं जिनका जानना ज़रूरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को अप्लाई करने के लिए। WACC इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिस्क। किसी भी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है और वो डिपेंड करती है बिजनेस रिस्क के ऊपर। द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज रेजिडुअल विच इज डिटरमिन्ड बाय डिडक्टिंग the total value of debt from the total value of firm। वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम फार्मूले के साथ फाइंड नहीं करेंगे डायरेक्टली। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ द डेट। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस विद द डिग्री ऑफ लीवरेज। जैसे जैसे हम डेट फाइनेंसिंग को ज्यादा करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होती है बिजनेस के फाइनेंशियल रिस्क के इंक्रीज होने की वजह से। द मेन रीजन ऑफ द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कांस्टेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट एनी लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इन अदर वर्ड्स द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इज इररेलेवेंट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि हमारी WACC कांस्टेंट रहती है इसलिए हम डेट फाइनेंसिंग को यूज करें या इक्विटी फाइनेंसिंग को यूज करें उसका वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता। द रीजन वाई रिप्लेसिंग इक्विटी बी चीपर डेट विल नॉट रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ WACC इज दैट रिस्क इंक्रीजेस एज अ फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस। अगर कोई भी बिजनेस डेट फाइनेंसिंग को एक सर्टेन लेवल से ज्यादा यूज करता है तो उसका रिस्क भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर रिस्क इंक्रीज होगा तो इक्विटी होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे। देयरफॉर यूजिंग हायर फाइनेंशियल लीवरेज विल बी ऑफसेट बाय एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसलिए जो लीवरेज का बेनिफिट होगा, जो डेट का बेनिफिट होगा वो ऑफसेट हो जाएगा हायर कॉस्ट ऑफ द इक्विटी में। कॉन्सिक्वेंटली द WACC रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एनी मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। इस चीज को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। ग्राफ में हमारे पास y एक्सिस पे कॉस्ट शो हो रही है और x एक्सिस पे हमने डेट को प्लेस किया हुआ है और कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहती है, उस पे बिजनेस के रिस्क का कोई भी अफेक्ट नहीं होता। हमें चाहे जी बिजनेस का जो भी रिस्क लेवल है, चाहे वो जैसा भी ऑपरेट कर रहा है, हमें कॉस्ट ऑफ डेट हमारी इंक्रीज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी
जो कि शो हो रहा है कि जैसे जैसे हम डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपवर्ड मूव कर रही है, और इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको KO से रिप्रेजेंट किया गया है वो कांस्टेंट रहती है, उसके ऊपर इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब हम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के लिए अप्रूव करने जा रहे हैं कि अगर हम डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे इक्विटी की कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारी वैक कम नहीं होगी और उसका वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। EBIT हमारे पास गिवन है 2 लाख, वैक गिवन है 10% एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन 6%। डेट के हमारे पास 3 लेवल्स हैं, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। इसी की बेस पे हमने केस 1, केस 2 एंड केस 3 में इसको डिवाइड कर लिया है। EBIT गिवन है और फर्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटरेस्ट की अमाउंट को फाइंड करेंगे कि हम ईच केस में इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 lakh multiply by 6%, and for the next years 4 lakh multiply by 6%, और for the last year 5 lakh multiply by 6%। इससे हमने इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड कर ली ईच केस में। अर्निंग बिफोर टैक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू EBIT minus interest, equal to EBIT minus interest for each case। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय वैक। EBIT हमारे पास गिवन था और वैक भी हमारे पास गिवन है, इसकी बेसिस पे हम वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय वैक। और हर केस में वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू ऑफ द इक्विटी भी फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ द डेट। वैल्यू ऑफ फर्म हमने फाइंड की है और वैल्यू ऑफ द डेट हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, तो हमने तीनों सिनेरियो में वैल्यू ऑफ फर्म को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EBT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू EBT हमने फाइंड की थी EBIT माइनस इंटरेस्ट से, और वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने फाइंड की है 17 lakh for the case 1 and for the case 2 EBT divided by value of equity। इन अमाउंट्स को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट केस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10.71%, सेकेंड केस में 11% एंड थर्ड केस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11.3% है। लेकिन किसी भी सिचुएशन को अगर हम देखें तो हमारी वैक कांस्टेंट रहती है। जैसे जैसे हम डेट फाइनेंसिंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी इक्विटी की कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। फर्स्ट केस में हमारे पास डेट 3 लाख है और हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.71% है, और लास्ट केस में केस 3 में हमारे पास 5 लाख डेट अमाउंट है और हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होके 11.33% हो चुकी है। तो इसकी बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डेट फाइनेंसिंग हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होने की वजह से वैक के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा।
As we see, the market value of the firm and WACC are definitely constant and at any level of financial leverage under the net operating income approach of capital structure. However, the cost of equity grows as financial leverage increases. That's all for net operating income approach. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एमएम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।